इस टॉपिक के अंदर हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज ई गवर्नेंस एंड MCA 21। नाउ अगर हम बात करें ई गवर्नेंस की, ई मतलब आया इलेक्ट्रॉनिकली, क्या वर्ड यूज किया, इलेक्ट्रॉनिकली। अब मुद्दा ये उठता है कि ये ई गवर्नेंस है क्या और MCA 21 का क्या प्रोजेक्ट रहा। तो MCA 21 21st सेंचुरी में हमारी गवर्नमेंट ने एक बड़ा बदलाव किया। वो बदलाव क्या था वो भी समझते हैं। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो कि अगर हम कोई भी काम फिजिकली करते हैं, चाहे फॉर्म फाइल करने का हो, चाहे एडमिशन कराने का हो या कोई भी प्रोसेस हो, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, उसी के साथ साथ उसमें स्ट्रेस ज्यादा होता है। और आपने एक पॉइंट सुना होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या बताया मैंने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि आप जितनी देर फॉर्म फाइल करने जा रहे हो उससे बेटर उस समय पे कुछ और कर सकते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट का बेस समझेंगे कि कॉन्सेप्ट है क्यों, आया क्यों और इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो अगर हम बात करें कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स थी, इन्होंने कहा देखो अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है और अगले पड़ाव पर लेके जाना है और ग्लोबलाइजेशन को अचीव करना है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड इज वर्किंग एज अ सिंगल फैमिली। तो उसके लिए उस पुराने ढर्रे से तो काम नहीं चलेगा कि पुराने ढर्रा क्या सर, कि वो जो एक प्रोफेशनल है, सपोज आई एम कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस और मेरा कोई क्लाइंट है, उसकी कोई फाइलिंग करनी है, तो मैं सारे कागज लेके मैं फाइल पकड़ी और मैं फाइल लेके जी पहुंच गई, खट 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 गेट खोलना जरा, MC ऑफिस पहुंच गई मैं सुबह ही। मतलब मुझे फॉर्म फाइलिंग करनी है अपने क्लाइंट की, तो मैंने क्या लिया, अपने फॉर्म्स लिए और फॉर्म्स लेके सबसे पहले मैंने गाड़ी में गियर लगाया और सीधा मैं नेहरू प्लेस रुकी जाके, क्योंकि वहां उनका ऑफिस है। अब मैं वहां पहुंची तो आप समझते ही हो कि मेरा जाने का टाइम, फिर मैंने वहां पे नॉक किया, देखो कार्ड, आई एम कंपनी सेक्रेटरी। बिना कार्ड के एंट्री नहीं होती उधर ऑफिस में। आप CSO प्रोफेशनल हो तो ये आपकी एंट्री नहीं, कि कोई भी चला जाएगा जी गेट खोलना जरा अंदर जाना है, देख क्या ना कौन कौन सी कंपनी बनाई तुमने, ऐसा नहीं होता वहां पे। तो क्या होगा कि वो डॉक्यूमेंट्स लेके मैं वहां पे पहुंची, अब देखा कि मेरे से पहले तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, CA खड़े हैं, CS है, CM है। आप एक बात बताइए, एक क्लाइंट का फॉर्म फाइल करने के लिए मुझे वहां पे जाना पड़ रहा है। फिर दूसरा मैंने जैसे तैसे अपना लाइन में लग के फॉर्म सबमिट कराए। फिर थोड़ी देर बाद एक और क्लाइंट का कॉल आया, सर हमें कंपनी, मैंने कहा बस 2 मिनट रुको, मैंने फिर गियर लगाया, वापस फिर ऑफिस में, फिर सारे कागज तैयार करे, फिर लेके मैं चल दी। भाई साहब ये क्या हो रहा है, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। यू नो ये प्रोफेशनल का टाइम है और इसकी टाइम वेस्ट हो रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रही है। जितनी देर हम लाइन में लगकर वहां पे फॉर्म फाइल करेंगे इट्स बेटर, उतनी देर के अंदर हम ऑफिस में बैठ के कोई इफेक्टिव और अच्छा फ्रूटफुल वर्क कर सकते हैं। यस और नो। अब गवर्नमेंट कहने लगी जी तो सारा सिस्टम हमें ऑनलाइन करना पड़ेगा, कि हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, कि सारा सिस्टम ऑनलाइन करना पड़ेगा, कि जी बिल्कुल करना पड़ेगा। अब जैसे कि अब आप जानते हो, अब 2 बातें आ गई। कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी बनाने से लेके और कंपनी को खत्म करने तक बहुत सारी जानकारी हमें ROC को देनी पड़ती है। अब ये ROC कौन है, ROC इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। क्या बोला मैंने, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। हमें कंपनी की स्टार्टिंग से लेके और कंपनी में चलते हुए, कंपनी को आगे बढ़ते हुए, या कंपनी अगर खत्म हो रही है, मतलब बर्थ से लेके और डेथ तक की सारी जानकारी ROC को देनी पड़ती है। अब मुद्दा ये उठता है कि जब ROC को इतनी सारी इंफॉर्मेशन देनी है तो उसमें ना प्रोविजन के तहत होती है, जैसे कि सेक्शंस होते हैं कि एज पर द सेक्शन नंबर 96 यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल दिस फॉर्म, एज पर सेक्शन नंबर 122 यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल दिस फॉर्म। मतलब हर एक सेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है कि एज पर दिस सेक्शन आपको ये फॉर्म क्या करना है, फाइल करना है। जैसे कि मैं आपको एक ना फॉर्म खोल के दिखाती हूं कि किस तरीके का फॉर्म नजर आता है और कैसे वो रिक्वायरमेंट्स जो है आपको फुलफिल करनी है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे एक क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि हम इसको बेस से पढ़ेंगे, जीरो बेसिक हम इसे पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअल में है क्या। अब मैं आपको स्क्रीन पे ना एक फॉर्म दिखाऊंगी और आप जरा इस फॉर्म को देखना है। ये फॉर्म आपको नजर आ रहा है, फॉर्म नंबर DIR 12, देखना जरा। तो फॉर्म नंबर DIR 12 क्यों फाइल करना है, तो ये कहते हैं जी सेक्शन नंबर 168 सेक्शन नंबर
पर्सुएंट टू सेक्शन 7(1)(c), 7 सेक्शन जानते हो आप किसका है? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का, कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे, कि कंपनी का जो बर्थ होता है वो कैसे होता है? लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए सेक्शन नंबर 7 के अंदर कंपनी का क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन। क्या बोला मैंने? कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। तो सेक्शन नंबर पर्सुएंट टू, कौन सा सेक्शन लिखा है अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा नजर आ रहा हो? सेक्शन नंबर 7(1)(c), सेक्शन नंबर 7(1)(c) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इनकॉर्पोरेशन रूल। और अच्छा है किसका? अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, जब कंपनी बनती है तब भी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है। उसी के साथ साथ अब देखो इस फॉर्म को आपको समझ में आ गया होगा। ये कहना चाह रहा है कि भैया जब भी कभी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करोगे तो उस समय आपको आरओसी को इन्फॉर्मेशन देनी है। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करोगे तो आरओसी को इन्फॉर्मेशन कैसे देनी? कि डायरेक्टर अपॉइंट करना है, मेंबर्स अपॉइंट करने हैं, फॉर्म का इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फाइल करना है। इसका मतलब यह हुआ कि जब कंपनी बनती है और कंपनी चलती है तो समय समय कंपनी एक्ट के तहत बड़ी सारी रिक्वायरमेंट रहती है जो कि हमें किसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है? आरओसी को। अब मुद्दा ये उठता है, तो फिर एक बात तो साफ हो गई कि कंपनीज एक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए और जो ये फॉर्म जिसने बनाए होंगे उन्हें टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए, मतलब सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। यस और नो, आई एम राइट और रॉन्ग? तो ये सारा काम धाम जो है, ये सारे सॉफ्टवेयर का काम जो दिया वो दिया गया बच्चों टीसीएस को। टीसीएस ने पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह सब चीजें तैयार करी। और अब अगली प्रॉब्लम बताओ क्या आएगी? मान के चलिए मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, सपोज एग्जांपल, नहीं कंपनी सेक्रेटरी तो मैं हूं, मैं एक एग्जांपल ले रही हूं। कई बार क्या होता है कोई ये सोचते सपोज कह रही हूं तो शायद है या नहीं है, नहीं कंपनी सेक्रेटरी तो मैं हूं, वो बात अलग है, आपको लग नहीं रही है वो एक अलग चीज है, पर मैं हूं कंपनी सेक्रेटरी। तो अब मुद्दा ये उठता है बच्चों यहाँ पे कि जो है मेन चीज ये है कि अब सपोज करिए मैं अभी तक फिजिकल फाइलिंग कर रही थी, मुझे कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं है, मुझे लैपटॉप की कोई नॉलेज नहीं है, मुझे अपलोडिंग की कोई नॉलेज नहीं है, तो अब प्रॉब्लम तो आनी है। यस और नो, प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? अब एकदम से सब कुछ चेंज हो रहा है तो क्या किया जाए? तो बच्चों इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई एकदम से तो सब कुछ पॉसिबल नहीं है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है। ये बात है 2006 की। कब की बात बताई मैंने? 2006 की। भैया ये तो पॉसिबल है नहीं कि एकदम से इतना बड़ा चेंज हो सके, लेकिन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर चेंजेस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएंगी। कि प्रॉब्लम क्या आएंगी? कि फिर हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। फिर तो सारे प्रोफेशनल लाइन लगा के कि कहां जा रहा हूं जी, फॉर्म फाइल करने जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं जी, फॉर्म फाइल करने जा रहा हूं। इफेक्टिव वर्क नहीं हो पाएगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाएगी। जब तक चीजें इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होती, करप्शन रहता है, तो करप्शन खत्म करना है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है, गवर्नेंस मेंटेन करना है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक तो करना पड़ेगा। यस और नो? ये बात तो तय थी कि अब होगा, लेकिन जब भी कभी कोई बड़ा चेंज होता है तो उसको अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब यहां पे दो बातें हैं। एक तो ये कि जब हमारे यहां पे इतना बड़ा चेंज आया कि अब जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन फॉर्म से या कंपनी से कनेक्टेड कोई भी फॉर्म है या कोई अप्रूवल भी लेनी है, तो आपको उसके लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आपके सारे काम ऑनलाइन होंगे। तो एक तो हम यहां पे पढ़ेंगे MCA 21 से कनेक्टेड क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, MCA 21 के आने से क्या फायदे हुए, गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे यहां पे। अभी मैं बता देती हूं आपको कैसे। जैसे कि मान के चलिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ MCA 21, जैसे कि क्या किया कि फ्रंट ऑफिस क्या होती है, बैक ऑफिस क्या होती है, प्लस बच्चों इन्होंने क्या किया, सेंटर्स बनाए। जैसे कि मैंने अभी मैं बाद में पढ़ाऊंगी कॉन्सेप्ट, मैं सिर्फ कनेक्ट कर रही हूं। तो अभी क्या कि गवर्नमेंट ने कहा भाई एकदम तो सब नहीं सीख सकते, तो एक काम करते हैं हम जो है सेंटर्स ओपन कराते हैं। तो CFC सेंटर्स मतलब सर्टिफाइड फाइलिंग सेंटर। मान के चलिए मेरे पास सारी फैसिलिटी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वाईफाई नहीं है, तो हम इन सेंटर पे जाके फॉर्म फाइल कर सकते हैं और ये हमारी मदद करेंगे। आर यू गॉट द पॉइंट? अब ये सेंटर कैसे खुले? जो CA इंस्टीट्यूट, CMA इंस्टीट्यूट, CW इंस्टीट्यूट के मेंबर्स थे उनको ही अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप अपना इंतजाम कर लो, जैसे कि 2 लैपटॉप होने चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए, और इसके बदले तुम लोगों से पैसे ले लेना। मान के चलिए जिसको भी फॉर्म फाइल करना है तो वो यहाँ पे जाएगा और इसके बदले आपको क्या देगा, कोई चार्जेस दे देगा। आपका क्या फायदा, बैठे बैठा इनकम होगी। प्लस यार वो प्रोफेशनल जो है, अब मैं आपको पुराने जमाने की बात बताती हूँ, शायद आपने वो फेस ना करी हो, प्रैक्टिकली सिचुएशन देखते हैं। एक टाइम ऐसा था बच्चों, आज के डेट में हर बच्चे के हाथ में फोन है, हर बच्चे के हाथ में वाईफाई है। एक समय ऐसा था जब वाईफाई नेट की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, फोन में डाटा कम रहता था, महंगा आता था,
है ना। मान के चलिए किसी ने व्हाट्सएप पे फोटो भेजा, तो कई सारे अगर फोटो भेज दिए ना तो उसे फोन करके कहते थे, जैसे किसी ने मान के चलो कई सारे क्या भेज दिए, फोटो भेज दिए, अब उसे फोन, ओ भाई मेरा सारा नेट खाएगा क्या तू, इतने सारे फोटो क्यों भेज रहा है, मैं नहीं देखूंगा। क्यों भाई, क्योंकि वो फोटो को डाउनलोड करने में इतना नेट का खर्चा आता था कि उसके सारे पैसे खर्च हो जाते थे। उससे पहले आपने देखा होगा जब कोई फोन पे बात करता है तो फोन पे बात करते करते ज्यादा कॉस्ट आती थी, फोन पे कैसे बात करते थे, जैसे किसी का हालचाल लेना है तो फटाफट से पीसीओ एसटीडी से फोन मिला है, हेलो हाँ कौन बोल रही है, बोल रहे हाँ ठीक है, ये बता घर में सब ठीक है, बच्चे ठीक है, पति ठीक है, तू ठीक है, सब सही चल रहा है, चल रख फोन, बस कट 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 कट। एक वो प्रिंट निकलता था, उसमें कितने रुपए होगी जी कि 8 रुपए हो गए या 10 रुपए हो गए, ऐसे हो जाते थे पहले चार्जेस। तो पहले ऐसे बात ही नहीं करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे चेंजेस आए उसी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। अब मैं आपको बताती हूं, जब आपके हाथ में फोन है लेकिन वाईफाई नहीं है, तो आपने देखा होगा कैफे होते थे, है ना, कैफे जाते थे, कैफे ये कंप्यूटर कैफे, वो कॉफी कैफे नहीं, कंप्यूटर कैफे होते थे। देखा था आपने गलियों में कैफे होते थे, वहां पे कुछ बच्चे गेम खेलने जाते थे, वहां पे एक ऐसे करके लकड़ी का सिस्टम रहता था प्राइवेसी के लिए, है ना, उसके अंदर जो है मॉनिटर रहता था, मॉनिटर के आगे ऐसे घुस के बैठते थे, क्योंकि भाई कोई प्राइवेट चीजें, मतलब कोई फेसबुक पे बात कर रहा है, किसी से चैटिंग कर रहा है या XYZ सो मेनी थिंग्स। तो अब वहां पे 2 फैसिलिटी होती थी। 2 फैसिलिटी कैसे, फर्स्ट फैसिलिटी की आप है ना वहां पे घंटों के हिसाब से ले लो, मतलब आपको एक सिस्टम मिल जाएगा, आप 20 रुपए दे दो और एक सिस्टम ले लो, खुद से सारे काम कर लो। दूसरा तरीका क्या होता था कि आपको जैसे रिजल्ट देखना है या आपको रिजर्वेशन करवाना है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप उन्हीं भैया को पैसे दोगे, भैया हमारा रिजर्वेशन करवा देना कि कहां जाना है, कि मुझे तो बनारस जाना है, ठीक है। तो आपने उन्हें पैसे दिए या अपना रिजल्ट देख लिया, अब भैया को पैसे दिए, भैया मेरा सीएस का रिजल्ट देखना, मैं सिचुएशन बता रही हूँ, भैया मेरा सीएस का रिजल्ट देखना, तो भैया सीएस का रिजल्ट देखना, जय श्री राम, जय हनुमान, शिवजी महाराज की जय, जय हो जय हो जय हो, है ना। हम तब तक भगवान का नाम लेते, तो भैया कहते थे कि रिजल्ट आ गया आ गया आ गया। अब रिजल्ट मान के चलिए पास का आ गया, तो पास का रिजल्ट आ गया, तो भैया बोलते थे, हम पूछते थे कितने रुपए हुए, तो उसने कहा जी 20 रुपए, हम कहते थे 50 पकड़, खुश हो गया मन आज। और अगर फेल हो गया बच्चा तो वो पैसे ही नहीं मांगता, क्योंकि वो बच्चा वही रोने लगता था। इसका मतलब मैंने आपको क्या समझाया इस कॉन्सेप्ट से, कि जब आपके हाथ में फोन नहीं था, फैसिलिटी नहीं थी, तो आप सेंटर्स में जाते थे। इसी तरीके से प्रोफेशनल्स के पास, जिनके पास फैसिलिटी नहीं थी, वो सेंटर्स पे जाते थे और चार्जेस देते थे। अब ये सेंटर किसने खुलवाए, ये सेंटर खुलवाए गवर्नमेंट ने, ताकि ये जो बीच की प्रॉब्लम है इसको क्या कर सके, हम सॉर्ट आउट कर सके। क्लियर या ऑल क्लियर? हाँ जी बताइए जल्दी से, क्या बात समझ में आई? अच्छा, ये फैसिलिटी किस चीज के लिए थी? ये फैसिलिटी थी फैसिलिटेट ई फाइलिंग प्रोसेस। क्या बताया मैंने, जरा बताना, ई फाइलिंग प्रोसेस। क्या बोला मैंने, जरा बताना, ई फाइलिंग प्रोसेस। क्लियर या ऑल क्लियर? अब मेरी 2 बातें सुनना। अब यहां पे हम 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे अलग अलग। एक तो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ MCA 21, ये एक अलग बात हो गई। दूसरी चीज बच्चों, अब हम यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। प्लीज क्लास में जो भी बच्चा आता जा रहा है बैठते जाओ, बोलो मत। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे एजेंसीज अंडर MCA 21। 2 बातें मैंने यहाँ पे करी, क्या क्या जरा बताओ, कम ऑन। पहली चीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स MCA 21, उसमें जैसे कि सर्टिफाइड फाइलिंग सेंटर है, या ई गवर्नेंस की, या MCA 21 के क्या फायदे हुए, या उसमें हमें क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, इस तमाम चीजें हम वहां पे पढ़ेंगे। फाइलिंग कैसे होती है, फाइलिंग के लिए हमारे पास क्या सुविधा होनी चाहिए, ये एक अलग एस्पेक्ट हो गया। दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ MCA 21। एक बात समझ में आई? दूसरी चीज, अब हम यहाँ पे एक अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, एजेंसीज अंडर MCA 21। एजेंसीज अंडर MCA 21। अब इसको समझाने से पहले मुझे कुछ और बात बतानी है, ठीक है। आपने देखा होगा जब घर किस, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको कुछ चीजें समझाती हूं। आपने देखा होगा घर पर जैसे किसी की जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली है तो वहां पे ना बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि डेली वर्किंग है। डेली वर्किंग, सपोज करिए डेली वर्किंग जैसे कि हम कह सकते हैं कि फ्रूट्स लाना, वेजिटेबल्स लाना, या घर का राशन लाना। तो इसके लिए जो छोटे छोटे काम होते हैं उसके लिए क्या होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है। क्या बोला मैंने, हेड ऑफ द फैमिली। शायद आपने वो चीज फील नहीं करी तो आपको ज्यादा जानकारी भी नहीं है, किसी बच्चे को हो सकती है। तो उसमें क्या होता है, एक हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, और ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, हेड ऑफ द फैमिली इज द कर्ता, एंड अदर ब्रदर्स एंड ब्रदर्स की वाइफ, ठीक है। इस तरीके से फैमिली चलती है। अब मान के चलिए एक बच्चे को टॉफी लेने जानी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक बच्चे को टॉफी लेने जाना है, तो वो सीधा हेड ऑफ द फैमिली के पास पहुंच गया,
अप्रूवल देना कि क्या 1 रुपए की टॉफी लेने जाना था, चले जाएं क्या? फिर दूसरा बच्चा आया कि अंकल अंकल कि क्या कि मुझे 10 रुपए की चॉकलेट लेनी थी, ले लूं क्या? फिर तीसरा बंदा आया, भाई 1 किलो आलू ले ले क्या? तो भाई वो तो परेशान हो जाएगा ना। आई एम राइट और रॉन्ग? इसी तरीके से हमारे यहाँ पे हर चीज, अब कंपनी लॉ के अंदर बड़े सारे काम होते हैं, जैसे कंपनी बंद भी होगी, कंपनी का मर्जर भी होगा, कंपनी का अमलगमेशन भी होगा, कंपनी की वाइंडिंग अप भी होगी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बदला जाएगा, कंपनी का नाम बदला जाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि एक कंपनी की क्या कि सारे काम तू अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, कंपनीज एक्ट के तहत अप्रूवल्स लेनी पड़ती है। क्या बोला मैंने, जरा बताना जरा। कंपनीज एक्ट के तहत अप्रूवल्स लेनी पड़ती है। अब हर काम के लिए, जैसे एक्स और वाई कंपनी को आपस में मर्ज होना है, एक्स और वाई कंपनी अगर आपस में मर्ज होना चाहती है तो मर्जर की अप्रूवल लेने के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंची, मोदी जी को फोन मिला, मोदी जी हम आपस में मिल जाए क्या? क्या मोदी जी सारे काम कर देंगे? बताइए ना। तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सारे काम खुद से नहीं कर सकती। तो यहां पे क्या किया, पावर्स को डेलीगेट किया गया है। शायद आपने पहले भी डेलीगेशन शब्द सुना है या सुना है? सुना है। डेलीगेशन आप बहुत अच्छे से जानते हो, जहां पे पावर को अपने से निचले स्तर पे दे दिया जाता है। अब यहां पे मुद्दा यह उठता है कि कंपनीज एक्ट के तहत मल्टीपल अप्रूवल्स लेनी पड़ती है, प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है, कई बार इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है। अब आप एक चीज समझना होगा कि आपको अपना दायरा बढ़ाना होगा, कॉन्सेप्ट का दायरा बढ़ाना होगा अगर सीएस करना है तो। सिर्फ रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा। जब तक कॉन्सेप्ट की जड़ नहीं पकड़ोगे, जब तक उसकी मेन प्रॉब्लम नहीं पकड़ोगे, तब तक क्लियर होना मुश्किल है। तो अब मैंने आपको क्या कहा कि कंपनीज एक्ट के तहत मल्टीपल अप्रूवल्स लेनी है। अलग अलग सेक्शन में लिख रखा है कि आपको अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो अप्रूवल, मतलब आपको अपनी, अगर किसी को रजिस्टर्ड ऑफिस अभी नहीं पता, अभी शुरू की क्लास है, तो आप हेड ऑफिस समझ सकते हो, मेन ऑफिस समझ सकते हो कि अगर बदलना है तो किससे अप्रूवल लेना। हेड ऑफिस तो कई तरीके से बदला जा सकता है। मान के चलिए दिल्ली के दिल्ली में बदल रहे हैं तो अप्रूवल लेने किससे जाना है। मान के चलिए दिल्ली से आप यूपी में जा रहे हैं तो अप्रूवल किससे लेने जाना है। तो वो सब चीजें, तमाम चीजें कंपनीज एक्ट के सेक्शंस के अंदर मेंशन है। क्या बोला मैंने? कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शंस के अंदर मेंशन है कि अप्रूवल किससे लेनी है। आर यू गो टू पॉइंट एवरीबॉडी? अब अगली बात सुनो। अब अगला मुद्दा यह उठता है कि अप्रूवल किससे लेनी है। इसका मतलब एक अथॉरिटी से तो काम नहीं चल सकता, क्योंकि कंपनी एक्ट में टोटल 470 सेक्शंस हैं और जितना बड़ा काम उतनी बड़ी अथॉरिटी से अप्रूवल। यस और नो? जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो उसमें क्या होता है कि बड़े सारे टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं, प्रॉपर्टी सस्ते दामों में मिलती है, बहुत सारे प्रोविजंस का कंप्लायंस नहीं करना। तो वो कहते हैं भाई इतने बेनिफिट लोगे तो सेक्शन 8 कंपनी जो होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ आपने सुना, उसको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब लाइसेंस कंपनी बनाने से पहले लेंगे या बनाने के बाद लेंगे? बनाने से पहले। तो अब आपको सेक्शन 8 कंपनी को अगर इनकॉर्पोरेट करना है, उसका लाइसेंस लेना है, तो किसके पास जाना है? तो वो तमाम चीजें जो है डिफाइन कर रखी है। आर यू गॉट द पॉइंट? अब हम धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। अब मेरी बात सुनना। अब मैं आपको और ब्रॉड नॉलेज की ओर लेकर जाती हूं, प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर। अब यहां पे सबसे पहले एजेंसी आपको नजर आ रही होगी, आरओसी। आरओसी, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्या बोला मैंने? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये सबसे पहली अथॉरिटी स्टार्ट होती है। अगर हम आरओसी की बात करें कि इंडिया में जो है किस तरीके से आरओसी होती है, तो उन्होंने कहा जी आरओसी स्टेट वाइज होती है। आरओसी क्या होती है? स्टेट वाइज होती है। हर एक स्टेट में एक आरओसी होती है, लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, जैसे कि दिल्ली है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख है, ये भी यूनियन टेरिटरी है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक स्टेट में एक ही आरओसी होगी। फिर से इस बात पे ध्यान देना, ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक स्टेट में एक आरओसी होगी। जनरल रूल यही है कि हर स्टेट में एक आरओसी होगी। लेकिन मेरी अगली बात पे ध्यान देना, लेकिन अगर किसी स्टेट में वर्कलोड ज्यादा है तो एक स्टेट में 2 आरओसी भी है। अगर किसी स्टेट में काम कम है तो 2 की 1 आरओसी भी है। मैम ये तो कुछ अलग ही कहानी हो गई। मैंने कहा बिल्कुल। अगर कहीं पर काम और भी कम है, कंपनीज है ही नहीं, जैसे जम्मू कश्मीर की मैं बात बताऊं, वहां पे क्या हम ऐसी कंपनी बनाएंगे, एक्स प्राइवेट लिमिटेड या एक्स बम लिमिटेड, एक्स किडनैप लिमिटेड,
एक्स टेररिस्ट लिमिटेड। तो इट मींस वहां पे लोग बेचारे वैसे ही डरे हुए हैं, तो वहां कंपनीज फॉर्म में काम कम होता है। तो उन्होंने कहा एक काम करोगे क्या कि भाई एक तो लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर की एक ही बना दो, एक ही आरओसी है। अब आरओसी पे भी काम कम है, तो उन्होंने कहा इनको दो काम सौंप दो। कि दो काम कि हाँ कि ये जो ऑयल का वर्क है ना, ऑयल मैम, ऑयल मतलब तेल नहीं, ऑफिशियल लिक्विडेटर, आगे चल के मैं बताऊंगी। तो कई स्थिति आपको ऐसी भी नजर आएंगी कि आरओसी का भी काम कर रहे हैं और साथ में ऑयल का भी काम कर रहे हैं। ऑयल मतलब ऑफिशियल लिक्विडेटर। अब जैसे हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली आरओसी हरियाणा प्लस दिल्ली का दोनों का काम देखती है। पंजाब की चंडीगढ़ में बनाती है, हरियाणा के लिए भी आपकी दिल्ली में लगती है, क्योंकि दिल्ली से नियर बाय क्षेत्र पड़ता है हरियाणा, आप जानते ही होंगे, दिल्ली से मिला हुआ क्षेत्र है। पंजाब के लिए क्या बना दिया, चंडीगढ़ आरओसी। इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख दोनों की यूटी है, तो उनकी क्या किया इन्होंने, आरओसी भी बना दी और साथ में ऑयल का भी काम कर रहे हैं। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अब ये तो हुई जहां दो की एक है। कई ऐसी स्टेट है जहां पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है, कंपनीज ज्यादा है, तो उन्होंने सिंगल स्टेट में दो आरओसी, दैट इज हैपेंस इन टू स्टेट्स, वन इज महाराष्ट्र एंड सेकंड वन, एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया? हाँ, परफेक्ट आंसर, क्या बात है, आप बनने वाले हो भविष्य के पक्के वाले कंपनी सेक्रेटरी। दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहां पर है? क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है, ये है बदलता भारत, नया भारत। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और इसके लिए आपको मिलता है एक बड़ा आशीर्वाद। तो अब हम बात करेंगे, तमिलनाडु के अंदर दो है, वन इज अ चेन्नई एंड सेकंड वन इज अ कोयम्बटूर, एंड इन केस ऑफ महाराष्ट्र मुंबई एंड अ पुणे। ठीक है, ये तो हुई हमारी आरओसी की बात। अभी तो मैंने आपको प्रैक्टिकल चीजें बताई कि आरओसी एक्चुअल में है क्या। अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना है तो सेक्शन 7 के अंदर ये बात लिखी हुई है, फिर से सुनना मैम। सेक्शन 7 कैसे याद करें? अरे बड़ा सिंपल है, कंपनी का बर्थ कैसे होता है, लॉ से तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी, कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कंपनी की सेहत में। ठीक है, तो इसका मतलब आपने एक गाना भी सुना होगा, 7 फेरों से बंधाए जन्मों का बंधन। इट मीन सेक्शन 7 के अंदर कंपनी का क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन। क्या बताया मैंने, इनकॉर्पोरेशन। क्लियर या ऑल क्लियर? अब सुनो मेरी बात, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो इट मीन सेक्शन 7 ने एक बात बोली है कि क्या, कि भैया कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, कि हाँ जी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो जिस जगह कंपनी बनाना चाहते हो उसी के जुरिस्डिक्शन की आरओसी को एप्लीकेशन फाइल करनी है। ठीक है, इट मीन्स अगर हम यहां पे समझें कि आरओसी का रोल क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करना और वेरियस वर्किंग फॉर्म्स फाइल करना। अब मुद्दा ये उठता है तो फिर आरओसी ही बहुत थी। नहीं भैया, नहीं भैया, खाली आरओसी से काम नहीं चलना कि स्टेट वाइज तो आरओसी रहेगी, रीजन वाइज रीजनल डायरेक्टर्स रहेंगे, कि रीजन वाइज रीजनल डायरेक्टर्स रहेंगे। जी बिल्कुल, रीजन वाइज रीजनल डायरेक्टर्स होंगे, स्टेट वाइज आरओसी और रीजन वाइज रीजनल डायरेक्टर। क्या बोला मैंने, रीजन वाइज रीजनल डायरेक्टर और स्टेट वाइज आरओसी। आरओसी की फुल फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। एक बच्चा कहने लगा मैम मुझे आरओसी बनना है। बन सकते हो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके, इतना आसान बात थोड़ी ना है। तो अगर हम आरडी की बात करें तो रीजनल डायरेक्टर। क्या बोला मैंने? अच्छा ये बताइए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आरओसी जिससे क्वेश्चन पूछो वही जवाब देगा। मुझे माइंड भी तो चेक करना, ब्लूटूथ कनेक्ट हुए नहीं सबके। हाँ जी, तो आप मुझे बताओ, आप पीछे बेटा, आप ये बच्ची, मुझे ना एक टॉर्च खरीदनी है, वो लाइट वाली नहीं होती तो उसी पे मार दो। हाँ, लेजर लाइट कौन लेके आएगा मेरे लिए? आप लेके ना, आपको मैं पैसे दूंगी, ठीक है पक्का? कल ध्यान से लेके आना, ठीक है? अब देखिए लेजर लाइट से फायदा होता है, जिससे क्वेश्चन पूछना उसी पे मार दो, ठीक है? हाँ बेटा बताओ आप। व्हाइट शर्ट, अब सब बच्चे देख रहे हैं भाई व्हाइट शर्ट किसने पहन रखी, भाई कौन पहन के आया, लड़का लड़की कौन है भाई? लड़की जो है व्हाइट शर्ट लड़की। अब बताओ आरओसी बड़ा या आरडी? आरओसी बड़ा है। मुझे सुबह सुबह मूड खराब कर दिया तुमने। व्हाइट शर्ट लड़का बताएगा, व्हाइट टी शर्ट बताएगी।
अच्छा, किस बेसिस पे आपने आरओसी बताया? किस बेसिस पे बताया? तुम एक गहरी सांस, पहले तो तुम ये मास्क हटा दो यार, तुम्हें क्या दिक्कत है? इसको मत घूरना, उसको नजर लग जाएगी। दिक्कत है आपको कुछ? क्या हो गया? मास्क उतार के फिर लगा के रख बेटा, क्या फायदा? कोई बात नहीं, आप मास्क लगा के रखो, बहुत अच्छी बात है। आप ये बताओ, आपने किस बेसिस पे ये बात बोली कि आरओसी जो है आरडी से बड़ा है? ऐसे बताओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। देखो, एक बात और समझने वाली है, सबको अपनी मस्ती में जीना चाहिए, दुनिया की परवाह नहीं करना चाहिए। दुनिया क्या सोचेगी, अगर मैंने ये बोल दिया तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, क्लास वाले मुझे बुद्धू समझेंगे, क्लास में कोई होशियार है ही नहीं, क्योंकि होशियार होते तो अपने घर होते हैं, सब आप ही के जैसे हैं। हाँ जी, आप बताइए बेटा, आपने आरओसी क्यों बताया? आपसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी। क्यों बताया? लॉजिक बताओ ना, दिमाग पे जोर डालो यार थोड़ा सा। क्यों बताया आपने ये बात, क्यों बोली? इतनी सिंपल सी बात थी, और इतनी सिंपल सी बात यार, इसका मतलब तुम दिमाग पे जोर नहीं डाल रहे बिल्कुल भी। पहली बात तो तुम आगे बैठोगे। अब मैं क्वेश्चन के बेसिस पे ना सीरीज चेंज करूंगी, प्लीज किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे जिस बच्चे का बेस कमजोर लगेगा उसको मैं थोड़ा आगे बिठाऊंगी, और जो मुझे पढ़ने में थोड़ा ठीक लगेगा उसे मैं थोड़ा पीछे बिठाऊंगी। मैम ये तो गलत बात होगी। नहीं, मेरा फोकस सब पे रहेगा, पर हो सकता है उसे रेंज कम आती हो ब्लूटूथ में, तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। हाँ बताओ जल्दी से, आपसे अनएक्सपेक्टेड आंसर है, क्योंकि इट्स अ वेरी सिंपल आंसर, इट्स अ वेरी सिंपल। क्योंकि आप एक बात बताइए, आरडी रीजन वाइज होता है और आरओसी स्टेट वाइज होता है। चलो अब सुनो मेरी बात। अब हम क्वेश्चन ये उठता है कि आरडी की जरूरत क्या पड़ी? आरडी की क्या जरूरत पड़ी? जगह जगह सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर आरडी को डेलीगेट कर रखी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, सपोज करिए हमारी एक्स लिमिटेड दिल्ली में है, सपोज करिए हमारी कंपनी जो है एक्स लिमिटेड वो दिल्ली में सिचुएटेड है, और वो अब जो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चेंज करके नोएडा ले जाना चाहती है। मुझे बताओ क्या स्टेट चेंज हो जाएगी? दिल्ली में है और नोएडा जाना चाहती है, स्टेट चेंज हो जाएगी? मम्मी 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 यार, तुम यार ऐसी बातें क्यों करते हो? स्टेट चेंज नहीं होगी? स्टेट चेंज क्यों नहीं होगी? बताओ ना भाई, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, सब बच्चों पे नींबू उतरवा के बाहर भिगवाना पड़ेगा। नोएडा में शिफ्ट करेंगे तो नोएडा तो यूपी में आती है। किसने कहा तुम्हें सीएस करने के लिए? नहीं, बस बता दो मुझे। बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाली हूं अभी, क्या मैं जरा दिखाना भी चाहती हूँ, पर लीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, बाद में ही बताऊंगी। नहीं नहीं, लीक हो जाएगी, अरे लीक हो जाएगी, कोई और बना देगा मेरे नाम से, टाइटल लीक हो जाएगा। अभी नहीं, बहुत अच्छी है, लेकिन अभी जब आएगी, जब मैं आपको भेजूंगी, और उसी में मैंने पूरे सारी कहानी खोल दी है, ऐसे करके खोल दिया है। एक्चुअली होता क्या है कि जब बच्चा क्लास 12th करता है ना, तो क्लास 12th करने के बाद वो फुल्ली मोटिवेटेड होता है, और उस टाइम वो कहता है कि मैं दुनिया में आग लगा दूंगा इस टाइम, और होना भी चाहिए। मैं तो आपको खुद मोटिवेट करती हूँ। उसके बाद वो करता है CSEET। CSEET उसके साथ हो जाता है मजाक, यही सच्चाई है। और जब CSEET वो क्लियर कर लेता है, वो आता है फिर एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव में अब CSEET में क्लासेस होती है छोटी छोटी, और एग्जीक्यूटिव में क्लासेस होती है बड़ी बड़ी, और सिलेबस भी लगभग 26 20 चैप्टर्स होते हैं। तो टीचर बुला लेता है सुबह और उसको भेजता है 5 बजे तक। अब वो बच्चा जब 5 बजे क्लास से छूट के जाता है, वो हो जाता है बेहोश। फिर वो कहता है ठीक, कोचिंग बढ़िया नहीं की। क्यों? सारा दिन पढ़ाते, हमें तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता घर पे, सारा दिन तो यही ले लेते, सारे दिन तो यही पढ़ा देते। भाई ये मजाक नहीं चल रहा, ये मजाक नहीं चल रहा, ये एग्जीक्यूटिव है, इसमें अच्छे अच्छे खत्म हो जाते हैं। ये एग्जीक्यूटिव है, यही असली कहानी शुरू होती है, ये मजाक नहीं चल रहा, यहां ही होती है असली कहानी स्टार्ट। अब तक जो हुआ सो हुआ, यहां आपको जान लगानी पड़ेगी। यहां अब ये देखना है, आर यू कैपेबल और नॉट, आर यू एबल टू टॉलरेट सच मेंटल डिस्टर्बेंस, है ना? इतना सारा बैठ के पढ़ना, इतनी देर पढ़ना, कंसंट्रेट करना, एक पिक्चर बनती है 3 घंटे की, कभी कभी तो 3 घंटे से कम ही रहती है, उसमें इंटरवल हो जाता है, ब्रेक, जिसमें लोग बाग पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं,
और इतने सारे स्टार होते हैं, कभी उसमें प्यार होता है, कभी उसमें लड़ाई होती है, कभी उसमें गन चलती है, कभी किसी को मारता है, कितनी सब कुछ चीजें होती हैं। यहाँ सिर्फ एक फैकल्टी है, मेरे साथ कोई ढोल वाला, ना ढपली वाला, ना गाने वाला, ना बजाने वाला, कुछ नहीं है। और वो भी काम क्या हो रहा है, देखो तो एंटरटेनमेंट है, वो तो एंटरटेनमेंट हो रहा है। आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि हम एंजॉय करने जा रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हो पढ़ने जा रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज दिमाग के जो सारे पुर्जे खोलो, मिंटोज खाओ और दिमाग की बत्ती जो है जलाओ। अब मेरी बात सुनो, मान के चलिए हमारी जो कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस है दैट इज सिचुएटेड इन दिल्ली एंड सपोज वो कहां शिफ्ट कर रहा है, नोएडा। स्टेट चेंज हो गई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो कि हाँ जी कर रहे हैं भाई। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस अगर शिफ्ट करोगे तो दिल्ली आरओसी के अप्रूवल से काम चल जाएगा? बोलो ना, नहीं चलेगा ना। उनकी अपर बॉडी के पास जाना पड़ेगा। एंड अपर कौन होगी? आरडी। बताओ कौन होगी? आरडी। आरडी बोलेगी ए भैया, दोनों से बोलेगी ना कि भैया भैया आदेश देगी ठीक है इन्हें अप्रूवल दो। और जब नई आरओसी की में शिफ्ट होंगे तो अभी तक सारे डॉक्यूमेंटेशन कौन मेंटेन कर रहा था? दिल्ली आरओसी। तो आरडी का आदेश नहीं आएगा कि दिल्ली आरओसी की हाँ कि सारे कागज किसको भिजवाओ? यूपी आरओसी। नोएडा में आरओसी नहीं है, कानपुर में, कानपुर। लेकिन यूपी आरओसी आप बोल सकते हो कि अब आपको सारे पुराने कागज इस कंपनी से, इनकॉर्पोरेशन से अब तक के किसको भेजने पड़ेंगे? यूपी आरओसी। तो इसका मतलब अप्रूवल किससे लेनी पड़ेगी? आरडी। क्लियर या ऑल क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं धीरे 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 धीरे। अब हम बात करेंगे ऑफिशियल लिक्विडेटर, ऑयल की बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ इनका बेस दे रही हूं, बता रही हूं, फिर पढ़ाऊंगी एक एक करके। तो मैम इतनी देर के सिर्फ हम यही पढ़ेंगे? हाँ जी बिल्कुल। अब अगली चीज ये बताओ, आरडी समझ में आया? आरओसी। अगली चीज ओएल। ओएल का मैंने रोल बताया। कुछ ऐसी स्थिति है, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर आरओसी जहां पर आरओसी किसका रोल प्ले कर रही है? ओएल का। ये देखिए बच्चों, ये आपको ऐसे देख सकते हो आप आरओसी, राइट? ये देखिए दिल्ली, और आप ऐसे भी देख सकते हो दिल्ली एंड हरियाणा आपको नजर आ रहा होगा, दिल्ली एंड हरियाणा। अगर दिल्ली एंड हरियाणा पे हम क्लिक करें तो हियर आपको दोनों नजर आ गए हैं, दिल्ली एंड हरियाणा। सो इट इज, अगर हम दिल्ली आरओसी की बात करें तो खाली आरओसी का काम कर रही है। उसी के साथ अगर मैं बात करूं आपके साथ, अगर मैं बात करूं बच्चों, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर पे हम क्लिक करते हैं, अगर हम J&K पे क्लिक करेंगे तो ये जरा देखिए क्या लिखा है, आरओसी कम ओएल, आरओसी कम ओएल। ओएल मीन्स ऑफिशियल लिक्विडेटर। इट मीन्स यहाँ पे दोनों तरीके के काम होते हैं, जम्मू कश्मीर का भी यूटी है एंड उसी के साथ साथ आपकी लेह लद्दाख का भी। तो इनका दोनों, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आरओसी को यूटी का भी काम, सॉरी आरओसी को ओएल का काम क्यों दिया, क्योंकि वहां पे वर्कलोड कम होगा। तो लॉजिक समझ में आ गया। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई है कि ऐसा कोई स्पेसिफिकली जरूरी नहीं कि ओएल को अलग से डेजिग्नेट करें। कई बार वर्कलोड के ऊपर है कि काम कम है तो आप आरओसी से भी करवा सकते हो। यूनियन टेरिटरीज, यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो घबराओ नहीं, प्रोफेशनल कोर्स है, जब घबराहट हो जाती है तो हम नॉर्मल चीजें भी भूल जाते हैं। आपको मैं एक फंडामेंटल देना चाहती हूँ जिंदगी का। जीवन इतना आसान तो नहीं है, ये तो बात माननी पड़ेगी।
कि जीवन इतना आसान तो नहीं है, लेकिन इसको जीना तो पड़ता है। अब एक तो ये बात है कि हार कर घर बैठ जाओ, और एक ये बात है जिंदगी से बोलो दे तो गम जितनी देनी है, ले परीक्षा जितनी लेनी है, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, और जैसी भी स्थिति होगी हम उसको मजे से जिएंगे। अब कई बार बच्चा ओवर प्रेशराइज होकर क्लास में बैठ जाता है, मम्मी सीएस का कोर्स है ये तो फेल हो जाते हैं। हाँ भाई फेल हो जाते हैं यार, लेकिन हमारा काम है पढ़ना, होंगे तो हो जाएंगे, पास होंगे तो हो जाएंगे। लेकिन हमें मेन चीज क्या कर रही है, हटना नहीं है। आपको ये स्ट्रेस नहीं लेना कि फेल होना है या पास होना है, आपको ये चीज पे ध्यान देना है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो इधर जाना चाहिए, इधर से इधर नहीं आना चाहिए। इनपुट लिया और इनपुट के बाद क्या कर दिया आउटपुट, ऐसे नहीं होना चाहिए। कीप कूल एंड काम। हर इंसान की जिंदगी अलग तरीके की है, और हमें यहाँ पे किरदार मिले हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। यहाँ जो है किरदार दिए हैं और वो भगवान ने दिए। जैसे आपने देखो ना स्कूल में ड्रामे होते हैं, तो स्कूल में क्या होता है कि कई सारे अलग अलग तरीके के आपने देखे होंगे ड्रामे होते हैं, तो उसमें किरदार दिया जाता है, मतलब रोल दिया जाता है कि जी आपको ये राजा का रोल करना है, आपको रानी का रोल करना है। सेम एज यूजुअल भगवान जो है वो डिसाइड करता है कि आपको क्या किरदार देना है। तो भगवान ने मुझे भी किरदार दिया कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, इसीलिए आपने समय समय पे देखा होगा पढ़ाते हुए कई बार मैं ये भी सोचती हूँ कि यार इस बच्चे का कुछ फायदा होना चाहिए, लीक से हटके कि ठीक है आपने हमें फीस दी, हमें पैसे मिल रहे हैं, लेकिन कई बार मेरा अंदर से आत्मा कहती है, वो ऊपर वाला ही कहता है कि नहीं इस बच्चे को थोड़ा सा गाइड करो। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमें जो है क्या मिले हैं, किरदार मिले हैं, और हमें अपना किरदार जो है बखूबी निभाना है, मजे से निभाना है। क्योंकि आप 18 साल के हो गए और मैं अपनी एज बता नहीं सकती, तो इसका मतलब ये है 18-19 के तो हो ही गए होंगे, तो इतनी उम्र निकल गई अभी तक पता नहीं चला। तो आगे बस इतनी ही बाकी है, मेरी तो जितनी हो गई उतनी आगे और बाकी है, मैक्सिमम, उससे कम भी हो सकते। तो जिंदगी चाहे छोटी हो लेकिन शानदार होनी चाहिए, क्योंकि एक भी दिन हमारी जिंदगी का निकल गया तो वो वापस नहीं आता। इसीलिए हर पल ऐसे जियो जैसे आखिरी हो, तो एंजॉय इट। अब देखो इधर सुनो, आखिरी वक्त जब आए, जब मरने का टाइम आए, तो भगवान से कोई ख्वाहिश न रहे, यार भगवान 2 मिनट का टाइम दे दे, एक चॉकलेट ही खा लो, भाई सब काम करके जाओ, ठीक है ना। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी। आगे बढ़ते हैं। OL मींस ऑफिशियल लिक्विडेटर। क्या बोला मैंने, ऑफिशियल लिक्विडेटर। अब ये लिक्विडेटर का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल तो छोड़ दो, लिक्विडेटर मींस व्हाट, व्हाट आई मीन बाय द लिक्विडेशन। अच्छा इसे भी छोड़ दो तुम, आपने क्लास 12th में लिक्विड एसेट्स पढ़ी थी, क्या मतलब होता है, इजिली कन्वर्ट इनटू कैश, मैंने पढ़ी है 12th में, इजिली कन्वर्ट इनटू, बस वही तो है लिक्विडेशन। मतलब कंपनी की हालत हो गई खस्ता, कंपनी के एसेट्स हो गई हैं कम, लायबिलिटीज हो गई ज्यादा, मांगने वाले हो गए ज्यादा, बार बार घंटी बजती है कंपनी में, पैसा पैसा करते हैं, पैसे पे क्यों, पैसे की लगा दो ढेरी, ढेरी गाने भी नहीं आता आपको तो ढंग से, छोड़ दो। तो इट मींस लिक्विडेशन का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द लिक्विडेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द लिक्विडेशन। इट मींस जो कंपनी की स्थिति खराब हो गई है, तो भाई साहब अब जब स्थिति खराब हो ही चुकी है, तो अब इसको क्या कर दिया जाए, अब डायरेक्ट बंद कर देंगे, बताओ ना, डायरेक्ट बंद कर देंगे कि जा डूब के मर जा, ऐसे नहीं हो सकता ना। क्यों, क्यों नहीं हो सकता, जो बच्चे पीछे बैठ के बोल रहे हैं ना, उन्हें मेरी कसम है भाई ऐसी टीचर मिलेगी नहीं फिर दोबारा, अगर बोले तो क्लास में देख लो, अब तुम मेरा जीवन चाहते हो तो बोलोगे नहीं, ठीक है, कीप साइलेंट प्लीज। अब बताओ जल्दी से, आपने कहा कि कंपनी के एसेट्स कम हो गई, लायबिलिटीज ज्यादा हो गई, तो क्या कंपनी को बंद कर दे, आंसर इज नो, क्योंकि एक कंपनी के अंदर हजारों लोगों के स्टेक होता है, समबडी इज क्रेडिटर, समवन इज डिबेंचर होल्डर, समवन इज शेयर होल्डर, समवन इज एम्प्लॉय, वन इज गवर्नमेंट इज ऑल्सो देयर, गवर्नमेंट का स्टेक है, सम स्टैट्यूटरी ड्यूज, एम्प्लॉयज का स्टेक है, किसी का पीएफ है, किसी का बोनस है, यस और नो। तो ऐसी स्थिति में भाई और बहनों, हम डायरेक्ट कंपनी को वाइंडिंग अप में, क्या पहले लिक्विडेशन होगा कि नहीं होगा, अब लिक्विडेशन होगा, मान के चलिए मैं आपको एक स्थिति क्रिएट करती हूं, स्थिति ये है, स्थिति ये है, समझिए जरा बात को, मैं यहां पे केक रख देती हूं, ठीक है, और यहां पे केक जो है वो जो है 1 पाव का केक है, और खाने वाले बच्चे, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, 200 बच्चे हैं, अब 200 बच्चे 1 पाव केक को कैसे खाएंगे, बताओ ना, 200 बच्चे, और मैंने केक रख दिया और बच्चों को छोड़ दिया, जाओ खा लो, अब क्या होगा, हाँ, एक दो क्या खा पाएगा, कैसे, मैंने केक रखा 1 पाव का, मान चलो ये मैंने कंजूसी करी, जितने बच्चे उसके हिसाब से केक होना चाहिए था, क्योंकि बर्थडे में जब केक कटते तो बस यही देखते रहते कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, और बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, एक बार खा लिया, खाने के बाद हैंग किसी मुंह पूछ लिया, मिला ही नहीं मुझे तो एक बार और,
है ना। तो केक चीज ही ऐसी है। अब मान के चलिए एक पाव केक रख दिया और 200 बच्चों को छोड़ दिया, जाओ बच्चों जी लो अपनी जिंदगी। अब क्या होगा, पहले आओ पहले पाओ। जो 4 बच्चे पहले जाएंगे वो उसमें उल्टे लेट जाएंगे, पूरी पे जीप घुमा दी, मेरा हो गया। यस और नो, बस यही है कंपनी की स्थिति। भाई कंपनी में एसेट्स कम है, लायबिलिटीज ज्यादा, लेने वाले ज्यादा हैं और पैसे कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसे छोड़ दे 200 लोगों को जाओ, नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से एसेट सेल की जाएंगी, पैसा रिकवर किया जाएगा। तो इसीलिए कंपनी से कहते तू हट जा, साइड हट। कंपनी के मैनेजमेंट से बोलते तू साइड बैठ जा, कि क्यों, अगर तू इतना ही अच्छा तो स्थिति कंपनी की होती, हमें तेरे ऊपर विश्वास है। तो बस वहां से आता है OL, ऑफिशियल लिक्विडेटर, वो करते हैं ये सारा काम। आर यू गॉट द पॉइंट? अब समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं जी, SFIO। SFIO अभी मैं पढ़ाऊंगी ये सारी चीजें, अभी तो मैं बेस क्रिएट कर रही हूं, है मैम सच्ची, हाँ। फिर उसके बाद इधर से उधर से सब मेकअप होगा आपका। अब सुनो, ध्यान दो, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। SFIO, अब ये कौन है, ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब ये सीरियस फ्रॉड की कहानी क्या हो गई, ये कपट किया है भाई, छल और कपट आपने सुना होगा ना, छल कपट सुना है, कपट। आर यू कपटी? नो, आई एम एम्प्टी। कपटी मीन्स जानते हो, व्हाट डू यू मीन बाय द कपटी? कम ऑन रिप्लाई। कपटी, कपट करने, तेरे मन में बहुत कपट है, आर यू कपटी? अब एक बच्चा समझ रहा है, मेरा नाम दे शायद कपटी, हाँ, सेल्फिश। कपटी का मतलब बताइए, हाँ, डिसीवर। ये तो बहुत इंग्लिश बोल दिया आपने। अब आधे बच्चे डिसीवर सोच रहे होंगे, डिसीवर, ये और खतरनाक बोल दिया। ज्यादा खतरनाक इंग्लिश बोलनी हो लॉ वाले स्टूडेंट को तो ऐसे बोला करो, वॉइड एबिनिशन नॉन क्विट नॉन हैबिट क्विट प्रो क्यों, ऐसे इंग्लिश बोला करो जो समझ ही ना आए किसी को। हाँ जी, कम ऑन रिप्लाई, जल्दी बताओ बेटा, आगे आगे बढ़ना। यस कम ऑन, व्हाट डू यू मीन बाय द कपटी? बिल्कुल, जिसके मन में कुछ गलत चल रहा हो। ये चेन पहन रही है, आज से लूटनी है, बस ये मन में चल रहा है, दिस इज अ कपट। तो क्या हुआ है कि कंपनी में जो लोगों का पैसा लगा हुआ है, कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है लोगों का, वो पैसा क्या करना है, वो पैसा जब कई बार गलत तरीके से, सुनना ध्यान से, गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है, अपने पर्सनल फायदे के लिए पैसा लिया जाता है, तो ऐसे सीरियस फ्रॉड को फाइंड आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा, जब जब, प्लीज कीप क्वाइट, जब जब अधर्म होगा, जब जब अधर्म होगा, तब तब धर्म की स्थापना करने पहुंच जाएंगे कौन, SFIO, और पता लगाएंगे कि जा नारायण जा, पता लगा धरती पे हो क्या रहा है, कि हाँ तो अधर्म हो रहा है सर, तो इसे मिलेगी सजा कि अब तो जेल में, और जेल की रोटी। इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन सेक्शन नंबर 206 से सेक्शन नंबर 229 तक पढ़ने हैं, लेकिन कुछ बच्चे हो जाएंगे बेहोश, पहली क्लास में सेक्शंस की बात करूंगी, तो होश में रहना। तो SFIO समझ में आया। अब आगे चलते हैं, नफरा, कि मुझे तो तुझसे नफरत हो गई है, नफरे से, नफरा समझा रही हूं, नफरा। नफरा क्या है, नफरा क्या है, अब सुनो मेरी बात, सुनना ध्यान से, नफरा है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द नफरा? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये क्यों बनाई गई, अब इसकी कहानी सुनो जरा। मान के चलिए कंपनी में अकाउंट्स को ऑडिट कराना है, अब ऑडिट करने कौन जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब मेरी बात सुनना ध्यान से प्लीज, कंपनी में ऑडिट करने कौन जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किसने किया, जिसके पैसे लगे हुए थे। अब जिसके पैसे लगे हुए हैं कंपनी में, अगर वो क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, उसने CA अपॉइंट किया। अब CA कंपनी में आया, मैं कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैंने कहा CA साहब इधर आइए, मान के चलिए उनका नाम है अदिति गुप्ता, मैंने कहा CA अदिति गुप्ता इधर आइए, कोने में आ जाओ, साइड में इधर आ जाओ, कौन सी गाड़ी चाहिए आपको, मतलब आपकी चॉइस कौन सी गाड़ी की है, ज्यादा कुछ नहीं, टाटा सफारी, टेंशन ना लो, घर पहुंच जाएगी, रिपोर्ट बना दो मेरे हिसाब से, बस हो गया काम। और आते ही अदिति को बिठाया, आदिति इधर बैठी, आदिति इधर बैठे, वो हल्दीराम वाली चॉकलेट एंड चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल सब कुछ इधर फिक्स कर दो, एकदम बढ़िया वाला ट्रीटमेंट, कोने में लगा। अदिति अब जो वही करेगी जो हम कहेंगे। ये बताइए अगर ऐसा कोई करता है तो सबसे बड़ी बात, इसका नेगेटिव इंपैक्ट जाता है इमेज ऑफ ICAI। अगर CS भी इस तरीके से कुछ करता है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट जाता है ICSI। यस और नो? तो ऐसी स्थिति में यहां पे इनके ऊपर एक बॉडी बैठी है, नफरा। अभी मैं आगे नहीं पढ़ रही, जब हम अकाउंट्स वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर नफरा का सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात सुनो प्लीज,
कीप पेशेंस। अब मेरी बात सुनिए, इट मीन्स नफरा क्या करेगी, नफरा कहेगी डिग्री की वजह से वहां पहुंचे ना ऑडिट करने, डिग्री मुझे दे दे कि मेरी जान ले लो पर मेरी डिग्री, क्योंकि तुम हो ही नहीं डिग्री होल्ड करने लायक, तुम नाम खराब कर रहे हो यार, तुम नाम खराब कर रहे हो, छोड़ दो, तुम छोड़ दो, सर गलती होगी माफ कर दो, पहली बार माफ कर दो, अब की बार में किसी के लालच में ये बॉडी बैठी है इस काम के लिए। क्लियर होगी बात? आगे सुनो, एनसीएलटी एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड अपीलेंट ट्राइब्यूनल, ये है कंपनी की कोर्ट्स, बहुत लंबी अच्छी खासी इसके बारे में नॉलेज है, वो पढ़ेंगे हम। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं और दिल थाम के बैठिए बच्चों। आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, अब मुझे लगता है बहुत सारी चीजें आपको आरओसी के बारे में समझ में आ गई। लाइव स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई करके बता दीजिए जल्दी से, क्या हाल चाल है, वही अड्डी वही खाल है, अच्छा बहुत बढ़िया, लेकिन जल्दी बताइए फटाफट से, क्या मैं आगे बढ़ूं कॉन्सेप्ट की ओर? कम ऑन फास्ट रिप्लाई, जल्दी 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 बताइए, मुझे कल सुबह जो है बाहर जाना है लंदन। चलो अब देखिए, शिमला जाना है, शिमला शिमला। अब शिमला जाने के लिए क्या तरीका है? बच्चों के दम घुसक हो गया, मैम शिमला जा रहे तो हमारा क्या? अरे नहीं, शिमला मतलब उसी को घूम लेंगे, पकड़ के लेंगे शिमला मिर्च को। अब सुनो इधर देखो, लाइव वाले बच्चे बताइए जल्दी से, रिप्लाई करके बताओ जल्दी फटाफट। लाइव स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई, आइदर ऑडियो वीडियो क्लियर एंड योर क्लास इज गोइंग प्रॉपरली और नॉट। चलिए तो अब देखो इधर आरओसी, क्या आरओसी के बारे में आप सभी बच्चे जानते हो? अब देखो इनका काम क्या है, कंपनीज को रजिस्टर करना, ड्यूटी ऑफ रजिस्टरिंग द कंपनीज, इट मींस कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कौन करते हैं? आरओसी करते हैं। आरओसी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 75। जितनी भी डेफिनेशंस हैं, ऑल डेफिनेशंस आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2। कंपनीज एक्ट के अंदर जितनी भी तमाम डेफिनेशंस जो डिफाइन की गई है वो डिफाइन की गई है बच्चों सेक्शन नंबर 2। सो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 एंड द क्लॉज नंबर 75। ठीक है, अब क्या कहता है? मीन्स रजिस्ट्रार, ओके, द वन थिंग इज रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार के साथ और की बात मत करो, मुझे दिखाई देता भाई, चश्मा नहीं है मेरे, समझो, चश्मा नहीं लगाती मैं और बाहर की चीजें भी नहीं खाती हूं, तो ठीक ठाक नजर है मेरी अभी, भगवान की दुआ से टच वुड, कभी आज दिक्कत हो जाए। और 1 किलो दूध पीती हूँ डेली नियम से, कुछ हो या नहीं हो, रोटी नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी के अगर खाने पे भी जाती हूँ ना तो मैं खाना छोड़ देती हूँ भाई, अपना जुगाड़ दूध ही है, बस जिंदगी उसी से ही चलती है। ठीक है, अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, मुझे एक एक बच्चा नजर आ रहा है इधर, ये कली बहुत बातें कर रही है, फूलों की कली, बेटा पढ़ लो नहीं तो मुरझा जाओगे, हाँ ढंग से, नो आ जाओ इधर। चलिए आइए, सेक्शन 2 क्लॉज 75 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मीन्स अ रजिस्ट्रार, और कौन हो सकते हैं? एडिशनल रजिस्ट्रार, और बताइए ज्वाइंट रजिस्ट्रार, और डेप्यूटी, और इनकी ड्यूटी क्या है? इनकी ड्यूटी एक बार कंपनी का बर्थ का काम है इनका, मतलब रजिस्टरिंग कंपनीज एंड डिस्चार्जिंग वेरियस फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि एक तो है ही आपका काम कि क्या, कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करनी तो आपकी जिम्मेदारी है ही, इसके अलावा आपकी दूसरी जिम्मेदारी है, एक्ट के अंदर डिफाइन है, जहां जहां बोला जाएगा वहां वहां आरओसी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी या आरओसी को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब बच्चों एक बार एग्जामिनर ने इसी क्वेश्चन को पूछ लिया, क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर द इंफॉर्मेटिव रिक्वायरमेंट्स अंडर द कंपनीज एक्ट एंड व्हाट इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, कई जगह क्या होता है कि आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, जैसे डायरेक्टर अपॉइंट किया कंपनी में तो वो इंफॉर्मेशन देनी है, नहीं समझ में आया? अगर डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो इसकी क्या देनी है हमें? इंफॉर्मेशन देनी है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि हमें कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो वो अप्रूवल लेनी है। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? डिस्चार्जिंग वेरियस फंक्शंस अंडर दिस एक्ट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अपॉइंटेड इन वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आर वेस्टेड विथ प्राइमरी ड्यूटी। प्राइमरी ड्यूटी बताओ इनकी क्या है? प्राइमरी ड्यूटीज रजिस्टरिंग ऑफ कंपनीज। यहां पे एक बात मैं एड ऑन करना चाहती हूं कि एक तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन और एक एलएलपी इनकॉर्पोरेशन, सारा का सारा कंपनी का काम और सारा का सारा एलएलपी का काम आरओसी को ही दे रखा है मैम? हाँ, एक्चुअली एलएलपी की अगर हम बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत एलएलपी की भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और उसमें कंपनी जितने फॉर्म्स तो नहीं फाइल होते, कंपनी जितनी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, पर हाँ रिक्वायरमेंट है
तो उन्होंने कहा एक काम करो आरओसी की क्या कि अलग से ऑथोरिटी बनाएंगे, तुम ही देख लो ना इस काम को कि ठीक है, जा सिमरन जा, तू जी ले अपनी जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब आरओसी दो तरीके के काम देखते हैं, एक तो कंपनी का और दूसरी सर्विसेज एलएलपी की, जैसे कि एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन करना, एलएलपी के कंप्लायंसेस देखना। तो अब बच्चे कह रहे मैम जी विश्वास नहीं हो रहा है, एक बार दिखाओगे कैसे दिखती है आरओसी? मैंने कहा बिल्कुल, आरओसी आरओसी ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओहो, ये देखिए बच्चों, दीज आर द एमसीए सर्विसेज एंड एमसीए सर्विसेज में आप देखोगे मास्टर डाटा, अबाउट मास्टर डाटा, व्यू कंपनी और एलएलपी नजर आ रहा है। मास्टर डाटा मतलब कंपनी इंफॉर्मेशन निकालनी, अभी बहुत ज्यादा तो मैं आगे नहीं जा रही है। देखिए एलएलपी सर्विसेज नजर आ रही है, एलएलपी सर्विसेज। एलएलपी का नाम अगर रखना है तो आरओसी को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा एलएलपी के नेम के लिए, एलएलपी के फॉर्म, एलएलपी की क्या एनुअल फाइलिंग, चेंज एलएलपी इंफॉर्मेशन, क्लोज एलएलपी, ये तमाम चीजें आरओसी ने क्या कह दिया, आरओसी ने गवर्नमेंट से कह दिया कि गवर्नमेंट की हाँ कि जाओ तुम जी लो अपनी जिंदगी, मैं कंपनी का भी सारा काम देख लूंगी और साथ में एलएलपी का भी। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। इट मींस अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा भाई एक तो प्राइमरी काम तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी है ही। एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आ जाए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आरओसी, जितनी चीजें मैंने आपको वर्बली समझाई हैं वही आपको लिखनी है और अपनी भाषा में लिखनी है। नो नीड टू रेटिफिकेशन फ्रॉम दिस बुक और एनी बुक, नो नीड, जस्ट रीड इट एंड आप लिख दो। राइटिंग स्किल, गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? क्या ये बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आरओसी के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहां पे किस चीज की जिम्मेदारी ली जाती है कि इस चीज की जिम्मेदारी ली जाती है कि इस एक्ट के तहत सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो भी रही है या रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, इस चीज की जिम्मेदारी किसको दी जाती है? आरओसी को। आगे सुनो, these office functions registry of record relating to company registered with them are available for, अब सुनो एक बात, एक कमाल की बात सुनना, those documents which are filed by company or LLP to the ROC, that documents become a public document। मैम ये क्या बोल दिया आपने? बहुत तेज इंग्लिश बोली, धीरे धीरे। जो भी डॉक्यूमेंट आरओसी को फाइल कर दिए जाते हैं, चाहे वो कंपनी फाइल करे एलएलपी फाइल करे, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। पर मैम क्यों? इस बच्चे को जगाना। यस हरियाणा, क्या हाल चाल है बेटा आपके? बढ़िया चल रहा है, लेकिन आप उदास लग रहे हो मन से। उदास क्यों? खुश हो जिंदगी से? बहुत अच्छी बात है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कहा जो कागज, जो डॉक्यूमेंट्स हम आरओसी को फाइल कर देते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं? छुप जा पढ़ लेंगे बच्चे। हाँ बताओ बेटा, आज मन से आप दुखी लग रहे हो, पर्ची खोलना, इनकी पर्ची खोलते हैं। हाँ बताइए जल्दी से, क्या आप मन से दुखी हो, खुश हो? तो बताओ जल्दी से। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट्स आरओसी को फाइल किए तो वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट क्यों हो गए? अच्छा, कितने बच्चे क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? रेज योर हैंड। और पीछे जो लास्ट में सब दिखता है, ऊपर वाला सब दिखता है। यस, एनी आइडिया पीछे वाले बच्चों को? पीछे से आगे जो दिख रहे हैं, यस। हाँ आप ये बालकनी वाले, हाँ आप ही बताओ, बोलो पब्लिक डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं? आप ही बेटा, आप ही। ब्लैक मास्क, हाँ बिल्कुल, ताली बजाओ इस लड़की के लिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली दोज इंफॉर्मेशंस आर फाइल विद आरओसी, वो सारी इंफॉर्मेशन आरओसी के बैक ऑफिस में सेव हो जाती है। अब सुनना मेरी बात प्लीज। देखो, या तो तुम देखो, हेलो भैया प्लीज, बहुत पढ़ी लिखी मैं, ऐसे मैं मानती हूं, आप मानते नहीं। सुनो, अब इधर सुनो मेरी बात। जो इंफॉर्मेशन हम आरओसी को फाइल करते हैं वो इंफॉर्मेशन आरओसी की बैक ऑफिस में सेव हो जाती है। अभी मैं आगे चल के पढ़ाऊंगी फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस। अब जो सारी इंफॉर्मेशन वहां जाके सेव हो जाती है तो आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि मान के चलिए हमें एक्स लिमिटेड जो है वो
एक्वायर करनी है, एक्स लिमिटेड क्या करनी है, एक्वायर करनी है। अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि जब एक टीचर का दायरा बड़ा हो जाता है, जब एक टीचर के पास एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है, अब ये मत समझना मैं अपनी तारीफ कर रही हूं, तो उसका कॉन्सेप्ट पढ़ाने का तरीका भी अलग हो जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब मान के चलिए मैंने कहा कि हमें एक्स लिमिटेड एक्वायर करनी है, तो यहां तो ये हो गई पढ़ी लिखी बात। अब हम करेंगे अनपढ़ वाली बात। अब आपने प्रैक्टिकल लाइफ में शायद कुछ देखा हो ऐसा, जब जनरली फ्रूट्स परचेज करने जाते हैं तो फ्रूट वेंडर से बोलते हैं, मतलब फल वाले से बोलते हैं कि भैया आम कितने रुपए किलो है, तो बोलता है 100 रुपए किलो। अच्छा 100 रुपए किलो, तो हम फिर आम को उठाते हैं, वो बात अलग है, खा नहीं सकते, जैसे लीची तो खा के देख लेते हैं, तो हमने आम को उठाया, हमने कहा आम आम, भैया देख रहे तो काला है इसे, इसमें तो निशान हो गए हैं, भैया इसमें तो कीड़े चल रहे हैं। हाँ, अब वेंडर वहां पे क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। चल तो दूसरा देखो, फिर वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। अब हमने दूसरा आम उठाया, भैया ये तो टपक रहा है, भैया तो खराब हो गया। अब उसके बाद हमने 2-4 बातें बोली और उसके बाद हम खड़े हो गए। अब बताओ आम कितने रुपए किलो, 80 रुपए किलो। पकड़ 80 रुपए आम दे, और हम चले गए। ये हमने क्या किया, ये बार्गेनिंग थी मम्मी, ये बार्गेनिंग थी। बार्गेनिंग जनपद होती है, जब शर्ट्स लेने जाती है लड़कियां, भैया बोलते 500 रुपए, 300 रुपए में देनी है, कभी कभी तो लड़की 100 ही बोल देती, 100 में देनी है, तो उस दुकान वाले का दिमाग खराब, शर्ट दे तू जा यहाँ से, 100 रुपए में 500 के, कुछ में। हाँ, तो इट मीन्स वो थी बार्गेनिंग। जो लड़की प्राइस कोट करती है ना, तो उसे हमारी टेक्निकल भाषा में क्रॉस ऑफर भी बोला जाता है, मैं पढ़ाती हूँ वो, है ना, तो वो क्रॉस ऑफर होता है। तो ये नहीं बार्गेनिंग थी, दिस इज नॉट अ बार्गेनिंग, दिस इज अ टेक्निक। कैसे किसी के सामान में कमी निकाली जाए, उसकी प्राइस, उसका मोरल डाउन किया जाए, यही होता है दुनिया में, बस यही होता है, कैसे किसी का मोरल डाउन किया जाए। ऐसे मोरल डाउन करते हैं पेरेंट्स का, जनरली बच्चों को तो कुछ पता नहीं होता, पेरेंट्स का मोरल ऐसे डाउन करते हैं। लड़कियां आपके कितने साल की हैं, 20 साल की, पढ़ रही हैं, शादी कब करोगे, भाई पढ़ने तो थे। हर रोज आपका मोरल ऐसे ही डाउन किया जाएगा। जिसके पास जो चीज होगी ना, आपके पास अगर सब चीजें, मान के चलिए मेरे पास सब चीजें परफेक्ट है, लेकिन अगर कोई चीज कम है ना, दुनिया ढूंढेगी, भाई कमी ढूंढ, यार ये बहुत उड़ रहा है, इसके पंख काटो, फिर वो कमी दिखा के बताया जाएगा डाउन। तो इसीलिए आपने देखा मुकेश अंबानी, उनकी फैमिली है, उनके 3 बच्चे, लेकिन एक बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, तो मतलब ये फाइंड आउट करते हैं लोग की कमी क्या है। तो इसीलिए डोंट टेक स्ट्रेस, हर पल ऐसे जियो जैसे। तो अब मेरी बात सुनो, क्या ये कमी थी, ये कमी नहीं थी, ये टेक्निक थी प्राइस कोटेशन को कम करने की, बस यही टेक्निक, बस यही टेक्निक। मान के चलिए मुझे एक्स लिमिटेड एक्वायर करनी है, मैंने कहा मिस्टर ए से, भाई एक्स लिमिटेड परचेज करनी है, कोटेशन बताओ। उन्होंने कहा 20 करोड़। मैंने कहा 20 करोड़ कि हाँ 20 करोड़, मान ही नहीं सकते। हमने कहा सिन नंबर बताओ। अब हमें कंपनी की कमी निकालनी है, कंपनी के बारे में जानना, इस कंपनी ने किया क्या, तो बताओ कैसे पता चलेगा, बताओ जल्दी, कम ऑन रिप्लाई, कैसे पता चलेगा। हाँ, पब्लिक कंपनी, इसके सारे की सारी हिस्ट्री किसके पास पड़ी है, आरओसी के पास जाएंगे, आरओसी क्या आरओसी के पास जाएंगे पैदल चल के, रात को 12 बजे आरओसी उठ, कागज दे, क्या ऐसा करेंगे, नहीं, ऑनलाइन। अब ये कागज निकालने की कला भाई और बहनों वो हमारे पास है, और इसके बदले हम लेते हैं पैसा, सबको नहीं बता देते, बस दौड़ा जिसे कंपनी एक्वायर करनी है वो मुझे फोन मिलाएगा, मैम, मैंने कहा बोला कि मैम एक्स लिमिटेड एक्वायर करनी है, बहुत बढ़िया, क्या कोटेशन दिए कि मैम कितने करोड़ बताए थे, अब उसी के हिसाब से फीस बताएंगे। कीप कूल एंड काम, कोई दिक्कत नहीं सर, सब काम हो जाएगा, बस 5 लाख भिजवा देना, वैसे दूसरों के लिए 10 है, आप 5 करवा देना। अब हम क्या करेंगे, कंपनी का सिन नंबर डालेंगे और इसे बोलते हैं बच्चों पब्लिक इंस्पेक्शन। क्या बोला मैंने, अब मेरी एक बात सुनना, यहाँ पे जो बात मैं कह रही हूं उसमें बहुत दम है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि हमने 20,000 रुपए देके, 25,000 रुपए देके, 10,000 रुपए देके किसी भी टीचर को जो एक शिक्षक है, सोचते हैं कि मान के चलिए अगर टीचर ने पूरे बैच में पढ़ाया, बहुत सारी चीजें सिखाई, या कुछ भी 1-2 कमी है, हर किसी के अंदर होती है, और वो बच्चे कहे जी मेरे पैसे वापस कर दो, तो हमारे पास कैपेसिटी है, हम उसके पैसे वापस कर सकते हैं।
उसके अंदर कैपेसिटी नहीं जो हमसे ज्ञान लिया वो वापस कर दे। आई एम राइट और रॉन्ग? तो इसीलिए पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं होती भाई साहब, इंसान की इंपॉर्टेंस होती है। यार गो टू पॉइंट एवरीबडी। तो हम क्या करेंगे बताओ जल्दी से, यहां पे क्या करेंगे? पब्लिक इंस्पेक्शन। क्या बोला मैंने? पब्लिक इंस्पेक्शन। जब हम पब्लिक इंस्पेक्शन करेंगे बच्चों तो हम वहां पे कंपनी की सारी हिस्ट्री निकाल लेंगे, और हिस्ट्री निकालने के बाद ये पता लगाएंगे कि कंपनी में क्या कंपनी एक्ट के पूरे कंप्लायंसेस हैं या कम कंप्लायंसेस हैं, क्या कंपनी ने चूक करी है। तो ये आगे की कहानी आप पढ़ोगे सीएस प्रोफेशनल में, जिसे हम बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। क्या बोला मैंने? ये एक होती है डील ब्रेकर, एक होती है डील मेकर, एक होती है डील डाइल्यूटर। मैम जी उड़ गया दिमाग से ऊपर कहानी। मैं बताती हूं, अगर कुछ ऐसे नॉन कंप्लायंसेस है जो पैसे देके पूरे हो सकते हैं, है ना, तो वो डील ब्रेकर हो जाती है। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, डील मेकर हो सकती है। और एक होती है डील डाइल्यूटर। ऐसे नॉन कंप्लायंसेस है कि अब तो जेल में हाथ जोड़ लेते भाई, तू अपनी कंपनी पकड़ ले, हमें नहीं चाहिए, क्यों हमें जेल जाना पड़ जाएगा। आर यू गॉट द पॉइंट? ये कैसे पता लगाओगे? By public inspection. That's why those documents are filed to the ROC. That becomes a public document. Are you got the point everybody? चलिए, तो it means यहां पे क्या बोला जाता है, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना। ये देखो क्या कह रहे हैं, these offices functions as registry of records. क्या बोला मैंने? रजिस्ट्री ऑफ। दो तरीके की ऑफिस होती है ROC, एक होती है फ्रंट ऑफिस जिसपे हम अभी गए थे, और एक होती है बैक ऑफिस जहां जाके कागज क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। ओके, तो रजिस्ट्री रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू कंपनी विद दैम विच आर अवेलेबल, सुनो ध्यान दो इस बात पे, विच आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय मेंबर्स ऑफ पब्लिक ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? लिख सकते हो? बहुत अच्छे, थैंक यू बोलो। वेलकम वेलकम, जीते रहो जीते रहो। आगे देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर दीज ऑफिसेस थ्रू द रीजनल डायरेक्टर। हाँ जी, दादाजी बैठे हैं। हेलो, नो दीदी प्लीज नो टॉकिंग। हाँ जी, आरडी। क्या बोला मैंने? रीजनल डायरेक्टर। आरओसी के ऊपर बॉडी कौन सी है? आरडी। आर डी, आर फॉर और डी फॉर। ठीक हो गया? क्लियर होगी बात? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए जी, अब हम चलते हैं आरडी। आरडी, अच्छा बताइए, क्या आरडी आरओसी की नीचे वाली बॉडी है या ऊपर वाली? ये बात तय है। अच्छा, आरडी का काम क्या ये नहीं होगा कि आरओसी ने जो काम किया उसको सुपरवाइज करना? बोल सकते हैं हम सुपरवाइजर, बस यही है। ईच रीजन, हमने अभी पढ़ा था कि आरडी क्या होती है? रीजन वाइज होती है। कहां होती है? रीजन वाइज होती है। और आरओसी स्टेट वाइज होती है। आर इन चार्ज ऑफ रिस्पेक्टिव रीजन, ईच रीजन कंप्राइजिंग ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। दे क्या करती हैं? सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ऑफिस ऑफ आरओसी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर इन देयर रीजन। तो नॉर्दर्न रीजन, साउथ रीजन, है ना, ईस्ट एंड वेस्ट। अच्छा, नॉर्दर्न रीजन में कौन कौन सी स्टेट्स कवर हो जाती है? मैम जी ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछती हो? देखो ये जीके के क्वेश्चन है, हम इतने होशियार होते तो मैम हम आईएएस बनते हैं, हमें ऐसी बात तो मत पूछा करो। हाँ बताओ जल्दी से, फटाफट, कम ऑन फास्ट। कौन कौन सी स्टेट कवर होती है नॉर्थ में? जल्दी जल्दी बताओ, कम ऑन फास्ट। कौन कौन सी स्टेट कवर होती है? यूपी कवर होती है, दिल्ली, दिल्ली कवर होती है, हरियाणा, पंजाब, पंजाब कवर होता है, जम्मू, हाँ जम्मू कवर होता है। हाँ ना तो बोलो, जम्मू के नाम पे कहते ऐसे थोड़े करना होता है। ये देखिए इधर नॉर्दर्न रीजन, इसमें भी अलग अलग, इसमें भी थोड़ा सा पॉइंट है। ईस्ट, साउथ, नॉर्दर्न रीजन। अब नॉर्दर्न रीजन में हम लोग हैं। नॉर्दर्न रीजन जो है, नॉर्दर्न रीजन में बच्चों हम बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप देखोगे ईस्टर्न रीजन है, उसी के साथ वेस्टर्न रीजन, वेस्ट, दिस वन इज अ वेस्टर्न रीजन एंड दिस वन इज अ वेस्टर्न रीजन, अहमदाबाद, ओके, एंड साउथ ईस्ट रीजन, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन। तो
तो इस तरीके से ये जो है हमारी आरओसीज होती हैं, ये हमारा जो है साउथ ईस्ट रीजन है हैदराबाद में, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन, आप नॉर्थ ईस्ट रीजन देखोगे तो दैट इज गुवाहाटी एंड शिलोंग, गुवाहाटी साइड, गुवाहाटी में, तो वहां पे भी रीजन वाइज और इन्होंने डिफाइन कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारे जो है आरडी होते हैं, रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे, अच्छा ये बताइए, इन्होंने आरडी जो है वो ओएल का वर्क भी सुपरवाइज करता है, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम, जरा बताना। कई जगह ऐसा नहीं है आरओसी और ओएल बोथ आर द सेम, यस और नो, ओएल और आरओसी दोनों का एक ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए तो इट मींस यहां पे जो है अब आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू रटिफिकेशन अ सिंगल वर्ड, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट को देखना है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पर लिखना है। ओके मैम, अब हम देखते हैं आरडी को। आरडी इन्होंने कहा आरडी इज इन चार्ज ऑफ रिस्पेक्टिव रीजन, ईच रीजन कंप्राइजिंग नंबर ऑफ स्टेट एंड यूटी, एंड ये क्या करते हैं जल्दी जल्दी बताओ, सुपरवाइज किस किस का काम सुपरवाइज करते हैं, आरओसी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर जो उनके रीजन में काम करते हैं। ओके, दे ऑल्सो मेंटेन लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दूध के तरीके से भी काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है वो कौन लेते हैं, आरडी। उसी के साथ, क्योंकि आप कंपनीज एक्ट के अंदर देखोगे कि द पावर वेस्टेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट देयर पावर टू आरडी, ठीक है। सर्टेन पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द एक्ट हैव बीन डेलीगेटेड टू दी आरडी, पावर किसको डेलीगेट कर दी जाती है, आरडी को। बताइए बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम? मे आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक? Okay, so come to the next topic, that is the official liquidator. हो, बताइए ऑफिशियल लिक्विडेटर का क्या काम रहता होगा आपके हिसाब से? लिक्विडेटर का मतलब हमें क्लियर है, लिक्विड से आया, एसेट्स इज कन्वर्ट इनटू कैश, जो कैश में कन्वर्जन होता है वही होता है। अच्छा, मीन्स एन ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 एज पर दिस फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। आप देख रहे हो सेक्शन कौन से है, सेक्शन देखो आप, टोटल कितने सेक्शन है कंपनीज एक्ट में? 470, ठीक है, याद है आपको। अब मुझे बताइए, अभी हमने सेक्शन 7 पढ़ा था, स्टार्टिंग का सेक्शन था कंपनी को बनाने का, लास्ट की सेक्शन है बंद करने की, ठीक है, लगभग यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं वाइंडिंग अप, और ये सब आपको फाइनल में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। सेक्शन नंबर 2 तो कॉमन सेक्शन है, वो तो सबको पढ़ना होता है क्योंकि सेक्शन 2 के अंदर तो डेफिनेशंस है। उसी के साथ सेक्शन नंबर 245 तक एक्सी में पढ़ाया जाता है। कौन से सेक्शन तक? 245 तक। 245 के बाद के जो सेक्शंस हैं वो आपको प्रोफेशनल में पढ़ाए जाते हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के सेक्शंस होते हैं। और जब आपका एग्जीक्यूटिव अगर कंपनी लॉ बेस क्लियर है, कंपनी लॉ का बेस क्लियर है, आप सीएस कर लोगे। कंपनी लॉ का हर जगह इस्तेमाल होता है, चाहे आप जेआईजीएल पढ़ो, चाहे आप सेटिंग अप पढ़ो, सेटिंग अप में तो लगभग कंपनी लॉ की बातें होती हैं, चाहे आप सिक्योरिटीज लॉज पढ़ो, चाहे आप पीसीआईएल पढ़ो, तमाम जितने भी पेपर हैं। और अगर आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे बहुत अच्छा पढ़ लिया तो प्रोफेशनल में भी आपका बेस बहुत अच्छा रहता है, आप बहुत कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रहते हो। अब हम बात करेंगे बच्चों ऑफिशियल लिक्विडेटर की। हमने आपको जब स्टार्टिंग में हमने क्लास स्टार्ट करी थी, ये पहले से ही बात तय थी कि बड़ी सारी एजेंसीज हैं और उनको अलग अलग तरीके से कंपनी एक्ट में पावर दी गई है, चाहे वो आरओसी की हो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, चाहे वो आरडी की स्टेट को चेंज करने की हो, चाहे वो वाइंडिंग अप में ओएल की हो, चाहे वो एसएफआईओ की हो। तो ये जो पावर्स दी गई है वो कहां पर दी गई है? अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो अपॉइंट किए गए हैं वो कौन से सेक्शन के तहत? 359। अब आप देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 में रेफरेंस दिया लास्ट सेक्शन का। तो सेक्शंस आपको याद नहीं करने, जो सेक्शंस याद करने लगभग वो सेक्शंस में ऑटोमेटिक आपको याद करा दूंगी जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। अब आगे कहते हैं, अब बताइए ओएल का काम कहां पर आता होगा? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में या कंपनी के वाइंडिंग अप में? सिंपल बात होगी, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी बाय ट्राइब्यूनल। अब मुद्दा ये उठता है, मुझे एक बात बताओ, अब एक बात सुनना, वाइंडिंग जब भी कंपनी की लाइफ खत्म होती है, इसीलिए टाइम लगता है प्रोफेशनल क्लास में। कई बार ऐसा लगता है कि देखो कि पढ़ा रहे हैं बस, लेकिन इसमें ना पूरी जान चली जाती है, कंपनी लॉ पढ़ाने में पूरी जान लग जाती है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि बच्चे को ब्लैंक पेपर से उठा के और कहां तक ले जाना पड़ता है। आप समझिए कितनी मेहनत है, कितना हार्ड वर्क है। तो दुआएं दिया करो यार, दुआएं दिया करो यार, मोटिवेशन मिलता है ना। तो बहुत हार्ड वर्क लगता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। अब आप इसमें देखोगे कि यहां पे ट्राइब्यूनल बीच में आ गई। ट्राइब्यूनल का क्या रोल है?
अगर बच्चे को, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद ही ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे ग्रेजुएशन किया और सीएस ज्वाइन कर ली, ट्राइब्यूनल का बेस क्लियर नहीं है, एग्जीक्यूटिव में ही तो बताना पड़ता है। कितने बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिनको ट्राइब्यूनल के बारे में जानकारी है? ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी, ट्राइब्यूनल जानते हो क्या होती है ट्राइब्यूनल? हाँ, ट्राइब्यूनल। अब हम यहाँ पे ना आपका ओएल और ट्राइब्यूनल दोनों एक साथ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे।